हेलो स्टूडेंट्स, सभी व्यूअर्स, मैं एक बार फिर ललित मोहन शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ आपके चैनल विजय एकेडमी पर आज का वीडियो। ये वीडियो मेरा हम सभी के लिए है। हम सभी से मतलब हम सभी माता पिताओं या बच्चों या अध्यापकों या उन सभी भारतीयों के लिए जो अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि ये दिन जिसको हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस दो राष्ट्रीय पर्वों के रूप में मनाते हैं। मैं आज ये वीडियो खास अपनी उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर अपने बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ। आज का जो दिवस 15 अगस्त से पूर्व संध्या हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आज आपको कुछ ऐसी अनसुलझी अनसुनी घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में हमारे इतिहास में कई वर्षों से हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को पता ही नहीं है कि वो स्वतंत्रता संग्राम हमारे देश के किस प्रकार सेनानियों ने अपने बहुत स्ट्रगल के साथ शुरू किया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार हमारे देश के महान बलिदानियों ने अपने जीवन को बलिदान देकर दिया। हम सब लोग बहुत सारी बातें जानते भी हैं, सुनते भी हैं, क्योंकि जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला आती है तो हमारे पूरे देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर हम लोग पूरी तरह से अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भावनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत सारी बातें सुनते हैं। चलिए अब इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हमारे दो महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने देश के बलिदान को, अपने देश के लिए किए गए बलिदान को हम लोगों ने ना तो ध्यान से सुना या सुना भी तो हमारी उन पीढ़ियों के लिए है जो इनके बारे में, इनके बलिदान के बारे में नहीं जानते। पहला नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। आप सबने सुना होगा चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका पूरा नाम था, वास्तविक नाम था चंद्रशेखर तिवारी। जाति से ब्राह्मण थे और भारत के यूपी में जन्मे चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए देश के अंदर, यहाँ तक तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और ये भी संभव है कि हमारी इस नई पीढ़ी को पंडित जी के बारे में नहीं पता होगा कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को बलिदान दिया। चंद्रशेखर तिवारी को क्यों आगे चल के चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना गया, इस घटना के बारे में आपको बताऊंगा। चंद्रशेखर तिवारी जी का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था और वहाँ से इनकी शिक्षा दीक्षा, क्योंकि ब्राह्मण थे तो वहीं पर उस समय पर जो वहाँ के गुरुकुल थे, आश्रम थे, वहाँ पर होनी शुरू हो गई थी। चंद्रशेखर तिवारी जी जब मात्र लगभग 14 वर्ष की उम्र में थे तो उस समय पर यानी लगभग 1921 के समय उनके सुनने में आया पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग जो घटनाक्रम हुआ, उनकी जानकारी में आया। पूरे देश में स्वतंत्रता के लिए प्रेरित होकर बहुत युवा और नवयुवक पूरी तरह से अपने आप को झोंक रहे थे स्वतंत्रता की आग में, सिर्फ भारत को किसी भी मूल्यों पर अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। चंद्रशेखर तिवारी भी इस बात को लेकर बहुत ही उत्सुक थे और चाहते थे कि कुछ ऐसा करना चाहिए उन्हें कि मेरे देश को स्वतंत्रता, ये पराधीनता हटकर स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। अंग्रेज़ों का बोलबाला था चारों तरफ। गांधी जी अपने नए नए कार्यक्रमों के साथ अपने देश को असहयोग आंदोलन या किसी दूसरे आंदोलन के माध्यम से लगातार देश के लोगों को जागरूक कर रहे थे, उनको जातियों से तोड़ करके भारतीयों के रूप में पिरो रहे थे। और ये माला
बुनने का सिलसिला लगातार जारी था। चंद्रशेखर तिवारी उर्फ पंडित जी भी इस बात को जानते थे। वो लगभग 14 साल का लड़का जो इस वाली बात को समझता था कि गांधी जी की साथ मुझे उनका साथ देना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा था कैसे। फिर कुछ स्कूल के युवा बच्चों ने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरुद्ध सड़कों पर उतर आए, अपने बस्तों को फेंक दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ने की शुरुआत करी। अंग्रेज उस समय पर पूरी जोर पर थे। वो किसी भी रूप में, चाहे वो बच्चों का आंदोलन हो, महिलाओं का हो या पुरुषों का हो, पूरी तरह से दबा देना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने उस 14 साल के लड़के को अपने साथियों के साथ पकड़ लिया। सबको दंडित देने का विधान, नियम बनाया गया और उनके लिए, क्योंकि उनकी पहली सज़ा थी और उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। फिर से सुनिए, मात्र लग 14 वर्ष, ज़्यादा उम्र नहीं थी। उन्होंने पहली सज़ा पाई सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने देश के लिए भारत माता की जय का नारा दिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कहने की हिम्मत की थी। सारा देश अंग्रेजों के इस क्रूर अत्याचार को झेल रहा था कि सिर्फ इतनी सी बात पर एक बच्चे को इतनी बड़ी सज़ा। और सज़ा क्या जानते हैं आप? सज़ा थी कि उसे एक पेड़ से बांधकर नंगा शरीर करके 16 बेंत, हाँ बच्चों 16 बेंत उनके शरीर पर डालने थे, मारने थे, बुरी तरह से मारने थे। कोई मानवता या कोई सहनशीलता या किसी प्रकार के प्रेम या सौहार्द के लिए स्थान नहीं था अंग्रेजों के पास। सजा थी तो करनी तो थी ही। पूरे स्कूल के अंदर उनको एक वृक्ष के साथ बांध दिया गया। चंद्रशेखर आजाद को कोई दुख नहीं था, चेहरे पे मुस्कान थी। उस युवा बच्चे की मानसिक दशा को सोच के देखो, वो कितने मजबूत थे अपने इरादों के लिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है। वो उस समय भी चिल्ला रहे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिर उनको बांध दिया गया। पूरा स्कूल देख रहा था, सारे अध्यापक, सारे बच्चे और आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे कि क्या इन बच्चों को वास्तव में इतनी क्रूरतम सजा मिलेगी। बांध दिया गया। उन्होंने पेड़ को पकड़ लिया। कुछ लोगों ने उनके हाथों को पेड़ से बांध दिया और फिर शुरू हुई वो 16 बेंत मारने की सजा। एक बेंत खींच के पड़ता था तो आवाज निकलती थी, भारत माता की जय। फिर दूसरा पड़ता था तो फिर आवाज निकलती थी, वंदे मातरम। फिर तीसरा बेंत पड़ता था, भारत माता की जय। एक के बाद एक बेंत पढ़ रहे थे और हर बेंत जैसे जब पड़ता था तो दूर तक आवाज आती थी और खाल उखड़ जाती थी। हर बेंत की छाप उनके सारे शरीर पे दिखाई पड़ रही थी। जांघों से लेकर पीठ तक हर जगह निशान निशान बन रहे थे। अब तो देखना भी मुश्किल हो गया था। बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और वहां उपस्थित जितने भी देखने वाले लोग थे, भारतीय थे, उनकी आंखें बंद हो रही थी। लेकिन उस बालक चंद्रशेखर तिवारी के चेहरे पर कोई गम नहीं था, बस एक जुनून था कि मैं अब पराधीनता नहीं सहूंगा। वो पहली सजा थी। गांधी जी का उस समय पर असहयोग आंदोलन चल रहा था। चंद्रशेखर आजाद तो 16 बेंतों की सजा खाकर जैसे और मजबूत हो गए थे। वो नवयुवक अपने आप को मजबूत बना चुका था कि ना जाने कितनी सजा ऐसी खानी पड़ेंगी मुझे, पर मुझे झुकना नहीं है, मुझे टूटना नहीं है। यहाँ से ये पहली घटना उनके जीवन की, उनको उन्नति के, उनकी मजबूत इरादों की पहली पहचान के रूप में उनके जीवन में छा गई थी। समय और आगे बदला। तभी उनको सुनने में भी आया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया। ये क्या बात हुई? चंद्रशेखर आजाद की कुछ समझ में नहीं आया। वो गांधी जी को अपना आदर्श मानकर उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में चल रहे थे, लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाए, और वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध। वो थोड़ा सा परेशान हुए।
मानसिकता को बदलने की घड़ी थी। एक नया परिवर्तन लिया, एक नया उद्देश्य शामिल किया कि मैं अब अपने नई दिशा के आधार पर, गांधी जी जो कर रहे हैं वो उनको करने दो, लेकिन मैं अपनी नई दिशा के आधार पर मैं अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम करूंगा। और यहाँ से उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्माण किया, जो 1927 में वापस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में चेंज कर दी गई। कारण था, वो चाहते थे कि मैं अपने देश को विभिन्न संगठनों को एक बना करके, एकजुट होकर के अपनी शक्ति को मजबूत, इकट्ठा, यूनाइटेड करके अपने देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करूं। और भी बहुत सारे चंद्रशेखर आज़ाद ने काम किए, जैसे उन्होंने सैंडर्स, जनरल सैंडर्स की हत्या करी। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर, राजगुरु के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या करी। काकोरी कांड जैसा बड़ा काम भी उन्होंने किया। ऐसे बहुत सारे काम चंद्रशेखर आज़ाद के लिए थे। वो हमेशा कहा करते थे कि मैं आज़ाद हूँ, कोई अंग्रेज, कोई सत्ता मुझे पकड़ नहीं सकती। मैं जब तक ना चाहूँ, मैं आज़ाद पैदा हुआ था तो मैं इन अंग्रेजों की पराधीनता को स्वीकार क्यों करूँ। और इसीलिए भारत के अंदर उस समय पर सभी संगठनों ने उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी से बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद रख दिया। और यही चंद्रशेखर आज़ाद अंतिम समय में जब उनका आया तो इलाहाबाद के प्रयागराज में एक पार्क में बैठे हुए थे और अंग्रेज़ों को किसी तरह से खबर लग गई कि उस समय पर चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ उपस्थित हैं और अकेले हैं। और यहीं पर इस मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया। एक बहुत बड़ी टुकड़ी के साथ अंग्रेज़ वहाँ पहुँचे और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को उस पार्क में चारों तरफ से घेर लिया। एक बार फिर गोलियों की बरसात शुरू हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद इसको फूलों की माला कहते थे कि जब किसी स्वतंत्रता सेनानी पर ऐसी गोलियों की बारिश हो तो वो उसके लिए सम्मान का विषय होता है। यहाँ पर अकेले उन्होंने कई ब्रिटिश साम्राज्य के उन पुलिस अधिकारियों का सामना करा। गोलियों की बरसात अपनी अकेली गन, अपनी अकेली बंदूक के दम पर सहा और शहीद हुए। लेकिन उनका डर इतना ज़्यादा था कि वो जिस आज़ाद पार्क में, जिसका नाम आज़ाद पार्क पड़ गया बाद में, जिस आज़ाद पार्क में वो एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, वो गिर गए थे। उनका मृत शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके बाद भी पुलिस अधिकारी उनके पास नहीं जा पाए थे। उनको इतना डर था कि क्या ये वास्तव में मर गए हैं। वो डरते थे कि कहीं फिर से जीवित ना हो जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो उन्होंने इतना चखाया था बच्चों, इतना नाक में दम कर दिया था कि वो हवा की भांति आते थे और आंधी की भांति निकल जाते थे और उनको पता नहीं चलता था। मरने के बाद भी कई गोलियों से उनको शूट किया गया, ये पता लगाने के लिए कहीं वो जीवित तो नहीं। और इस तरह से भारत का वो महान लाल अपने आप को स्वतंत्रता की देही पर अपने आप को बलिदान करके चला गया। ये थे हमारे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। अब एक और कहानी आपको, एक ऐसे नवयुवक की जो बिल्कुल इन्हीं की तरह से, इनसे भी कम उम्र में भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके चले गए। नाम है भगत सिंह। कई बार सुना होगा आपने। भगत सिंह पंजाब का वो युवा जिसका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। पंजाब का वो भाग अब पाकिस्तान में है। पंजाब के लुधियाना में उनका जन्म हुआ और वहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। लेकिन बहुत कम उम्र में मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई, क्योंकि हमेशा से एक पूंजीवादी विचारधारा के विरुद्ध वो सोच रखने वाला युवा गांधी जी के विचारों से बड़े ही प्रेरित थे और गांधी जी के साथ स्वतंत्रता सेना में शामिल होना चाहते थे। उनके पिता भी कुछ ऐसी ही सोच के साथ उनकी पालन पोषण कर रहे थे। आए दिन परिवार में होने वाली मीटिंग से वो बड़े ही प्रेरित होते थे। उनको
पता लगता था कि हाँ, मेरे पिता और उनके साथी लोग देश के अंदर हमारी पराधीनता के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नई नई अटकलें, नई नई युक्तियाँ लगा रहे हैं और गांधी जी क्या क्या कर रहे थे। 1907 में जन्मा ये युवा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको समझ में आना शुरू हो गया कि इतने आसान रास्ता नहीं है स्वाधीनता प्राप्त करने का। अंग्रेज़ चप्पे चप्पे पर भारतीयों को रोक रहे थे। वो जानते थे कि किसी भी तरह से उन्हें अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उन्हें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन अपनी सोच के साथ बहुत ही मजबूत थे भगत सिंह जी। भगत सिंह ने जब अपने आप को स्वतंत्रता के लिए धकेला तो दो बहुत बड़े काम जो उनके नाम पर आज भी इतिहास में लिखे हुए हैं। पहला, जनरल सैंडर्स की हत्या, क्योंकि जनरल सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को डंडे मार मार कर बीच बाजार में मृत मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। तो उन्होंने अपने दो साथी, एक राजगुरु और दूसरे साथी उनके सुखदेव थापर के साथ मिलकर उन्होंने, और चंद्रशेखर पंडित जी की सलाह के साथ मिलकर उन्होंने जनरल सैंडर्स की हत्या कर दी थी। उसके बाद अब उनका अगला टारगेट था अंग्रेजों के अंदर अपना डर बिठाना। वो जानते थे कि गांधी जी के अहिंसात्मक विचार अंग्रेजों में डर नहीं बिठा रहे, केवल उनके मन में एक बात स्थापित कर रहे हैं कि हम भारतीय अब आपकी पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें कुछ ऐसा करना था कि अंग्रेजों को ये पता चले कि या तो हम हमारे इस भारत की भूमि को छोड़ दें या तैयार हो जाएं एक ऐसे ललकार के लिए, एक ऐसे डर के लिए जो भारतीय अब उनको दे रहे थे। इस बात की सोच के साथ ही उन्होंने दिल्ली की असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में योजनाबद्ध तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत बड़ा ब्लास्ट करा। जब चारों तरफ से सैनिक लोग इकट्ठा थे, सैनिक नहीं, उस समय के जो ब्रिटिश लीडर्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, वो असेंबली कर रहे थे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सोच के देखिए, देश को चलाने वाले नेताओं की भीड़ में संसद में एक ब्लास्ट किया गया, वो भी भारतीयों के द्वारा। सारा का सारा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। लेकिन भगत सिंह जी नहीं डरे। साथियों ने कहा कि चलो भाग चलें, क्योंकि अभी हम किसी के हाथ नहीं आए। तो भगत सिंह ने कहा कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो हो सकता है ये डर अंग्रेज़ों में बैठे ही नहीं कि हम भारतीय उनसे डरते हैं। मुझे निडर होकर इनका सामने रहना होगा और तुम्हें भी रहना चाहिए। साथियों ने भगत सिंह की इस बात को माना और समझा भी, और इस वजह से उन्होंने वहाँ से भागना उचित नहीं समझा और अपने आप को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। अंग्रेज़ों ने पहले ही बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सोच लिया था कि अब इस युवा को, क्योंकि बढ़ता हुआ ये एक चिंगारी थी जो एक बहुत बड़ी आग के रूप में अपने आप को बदल सकती थी। अंग्रेज़ों ने क्या करा? अंग्रेज़ों ने बोला कि हमें अब इस चिंगारी को दबा देना होगा, और यहाँ पर 7 अक्टूबर 1930 को उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। 7 अक्टूबर 1930। और ये युवा उस समय पर 1907 में जन्मा था, तो 1930 में आप समझो कितने साल की उम्र हो गई उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष। अब यहाँ पर समय देखिए, जनवरी 1931 को परिवार ने उनकी माफ़ी के लिए वायसराय से अपील करी, जबकि भगत सिंह जी नहीं चाहते थे कि उनके लिए कोई माफ़ी मांगी जाए किसी भी तरह की। लेकिन उनकी उस इच्छा के विरुद्ध परिवार ने उनको बचाने के लिए उनकी फांसी की सज़ा को माफ़ करने की अपील करी। रद्द कर दी गई जनवरी के अंदर ही। फिर गांधी जी ने उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने
भी कोशिश करी कि किसी तरह से मानव अधिकारों के बिहाफ पर, उसकी बात पर उनसे माफ़ी मंगवा करके उनसे ये कहा जाए वायसराय से कि ये अभी नवयुवक है, इसको माफ़ कर दें। लेकिन वायसराय ने पंडित मदन मोहन मालवीय की इस अपील को भी खारिज कर दिया। फिर गांधी जी ने 17 फरवरी को वायसराय से बात करी और चाहा कि किसी तरह से उनके फांसी को रुकवा दिया जाए। 18 फरवरी को जनता ने मिलकर के फिर से प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे प्रयास लगातार उनकी फांसी से पहले चलते रहे। 23 मार्च को उनको फांसी, 24 मार्च को उनकी फांसी की सज़ा निश्चित की गई थी। लेकिन भगत सिंह क्या कहते थे? वो कहते थे कि मुझे फांसी होने दो, क्योंकि मेरी एक फांसी से मैं अकेला भगत सिंह तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरी फांसी की ये आग सारे देश में कई हजार भगत सिंह को जन्म देगी और फिर सारे भगत सिंह मिलकर इन अंग्रेजों की जड़ों को उखाड़ फेंकेंगे। और बच्चों, 24 मार्च की वो तारीख जब उनको फांसी दी जानी थी और पूरा देश उनकी फांसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था, अंग्रेजों की नींव हिला रहा था पूरा देश। हर तरफ अंग्रेज ये सोच रहे थे कि अगर इस फांसी को नहीं रोका गया तो ना जाने क्या कर देंगे ये भारतीय। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब वो इस प्रदर्शन को नहीं रोक सकते, तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत भयानक निर्णय लिया। क्या? उन्होंने 23 फरवरी को, एक दिन पहले ही, भगत सिंह को फांसी के लिए तैयार होने के लिए कहा। उस समय भगत सिंह लेनिन का एक नॉवल पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया कि अंग्रेजों ने मुझे एक दिन पहले फांसी के लिए क्यों कह दिया। वो मुस्कुराने लगे, बोले चलता हूँ, बस ये नॉवल मेरा पूरा होने दो, क्योंकि लेनिन भी क्रांतिकारी और मैं भी क्रांतिकारी, दो क्रांतिकारियों का मिलन होने दो। साथ में राजगुरु और सुखदेव भी फांसी के लिए तैयार थे, क्योंकि वो भी तो उनके साथ पकड़े गए थे, उनको भी वही सज़ा दी गई थी। फिर उनको नहलाया धुलाया गया और तैयार करके फांसी के लिए ले जाया गया। शाम को 7:33 पर उनको फांसी होनी थी। जब वो लोग फांसी के लिए जा रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, तीनों गले मिले और एक साथ एक आवाज़ में गीत भी गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। बहुत खुश थे, क्योंकि वो कहते थे कि आज़ादी के परवानों का तो यही हश्र होता है। और इसी बात को लेकर वो बड़े उत्सुक भी थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी ये फांसी की सज़ा मेरे हजारों भगत सिंहों को जन्म देगी। और इस तरह से वो तीनों दोस्त चल दिए अपनी मृत्यु से मिलने के लिए, हंसते हुए गले मिलकर। 7:33 पर बच्चों, उन 3 महान युवक क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। यह एक ऐसी फांसी थी जिसने सारे देश को हिला दिया। अभी इतना ही अंत नहीं था उनके क्रूरतम अपराधों का, अंग्रेजों के। उन्होंने उनको मारने के बाद परिवार को बताया भी नहीं कि उनकी फांसी हो चुकी है। सारे देश तो 24 फरवरी के लिए, 24 मार्च के लिए इंतजार कर रहा था कि जो उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। परिवार को उनके मृत शरीर को सौंपा भी नहीं गया। यहाँ से इनके वो अनसुनी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने क्या करा? उनके मृत शरीर की अंतिम क्रिया भी नहीं करी, बल्कि उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। उनके शरीर के टुकड़े करके वहाँ से फिरोजपुर उनके उन टुकड़ों को ले जाया गया और वहाँ पर एक बोरे में उनका मृत शरीर, उनके वो मृत शरीर के टुकड़े भरे हुए थे, उसमें कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल छिड़का गया और एक खेत में आग लगा दी गई। जब आग लगी तो आसपास गांव में, खेतों में काम करने वाले लोगों ने उसको देखा, तो उन्हें लगा कि ये अंग्रेज़ और ये इतनी तेज़ आग कहाँ पर लगा रहे हैं। भागकर वहाँ गए तो अंग्रेज़ उनसे घबरा गए। वो वहाँ से उस जलते हुए शरीर को, अध जले शरीर को छोड़ के भाग खड़े, बल्कि भागते भागते पास बह रही सतलुज नदी में उस शरीर को, उन टुकड़ों को फेंक दिया। इतना ही नहीं बच्चों, गांव वालों को लगा कुछ है। गांव वालों ने किसी तरह से प्रयास करके उन टुकड़ों को हासिल किया, तो पहचानने में देर नहीं लगी कि ये पंजाब के उनके
उनके उस युवा का, उनके उस क्रांतिकारी का जला हुआ, अध जला हुआ शरीर के टुकड़े हैं। फिर उन्होंने उसको बिल्कुल विधि विधान के साथ अंतिम क्रिया, उनको मुखाग्नि दी, उनकी अंतिम क्रिया करी। इस तरह से आज आज़ाद सिंह और भगत सिंह, उन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया और ना जाने कितने ही बलिदानों के साथ अपने आप को निछावर कर दिया। तो ये था बच्चों हमारी स्वतंत्रता सेनानी के दो महान क्रांतिकारियों की कहानी, जो आपको अभी तक शायद पता भी ना हो और पता होना चाहिए था, क्योंकि इतिहास में इनको भुला दिया गया, केवल नाम लिखकर छोड़ दिया गया। मैं अपने सभी व्यूअर्स से, अपने सभी बच्चों से ये चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिली है उस पर सभी भारतीयों का हक है। उनको पता चलना चाहिए कि आज हम जिस आज़ादी के साथ इस देश में घूम रहे हैं, अपनी आज़ादी का आनंद उठा रहे हैं और स्वयं को चंद्रशेखर आज़ाद की तरह से आज़ाद कहते हैं, उसके लिए वास्तविक चंद्रशेखर आज़ाद ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। इसी वीडियो के क्रम के साथ मैं ललित मोहन शर्मा आपसे चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी वीडियोज़ आपको इसी प्रकार मिलते रहें। बेल आइकन जो आपको दिया गया है उसको हिट ज़रूर करें। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत मशहूर शेर है अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जो मुझे आज याद आ रहा है, और मैं चाहूँगा आप इसको ज़रूर याद रखें। ज़रूर शब्द हैं इसके, शहीदों की, कुछ शब्द मुझे याद नहीं आ रहे, शहीदों की शहीदों की शहादत पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।